धन आवेशित इलेक्ट्रॉन है। पॉजिट्रॉन को दरअसल इलेक्ट्रॉन का ही एक तरीके से एंटी माना जाता है, यानी कि ये उसी के जैसा ही, उसी की कॉपी टाइप होता है पॉजिट्रॉन, लेकिन इसमें प्लस चार्ज होता है दोस्तों एक तरीके से, और जितना आवेश उसका होता है उतना ही आवेश इसका होता है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या कहलाती है? कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, यही होता है एग्रो फॉरेस्ट्री। याद रखिएगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, आता है ये वाला प्रश्न, एग्रो फॉरेस्ट्री। एक्स बायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का, यानी पृथ्वी में तो जीवन है ही, इसके बाहर निकल जाओ तो एक्स बायोलॉजी हो गया। एक्स शब्द आप लोग वैसे ही बहुत सुनते होंगे, खासतौर पर लड़का लड़कियां, एक्स था वो मेरा, ये वो, तो यहाँ इस वाले को समझ लो, उस वाले से कोई मतलब नहीं है। इस वाले को इसलिए समझ लो, वहां से उदाहरण लेके समझ लो, बोलती नहीं है वो मेरा एक्स था, तो यहाँ पर आ गया एक्स बायोलॉजी, यानी एक्स यानी दूसरी जगह की बात चल रही है, तो बाह्य ग्रह और अंतरिक्ष में जीवन। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो गया। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट दरअसल थोरियम का अयस्क है दोस्तों। ये वाला प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है, खास तौर पर आप लोगों ने देखा होगा ये जो अपने रेलवे के एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादा प्रश्न आया हुआ है। ठीक। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। अयस्कों से संबंधित भी प्रश्न दोस्तों आते हैं, तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, याद करके जाइएगा। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 332। अभी अपन देख चुके हैं। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? प्रकाश वर्ष, इसको भी देख लिया। पारसेक किसकी इकाई है? तो दूरी की है दोस्तों, ये फिर से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है? सीसा। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन। एक और मैंने बताया था आप लोगों के लिए, मैग्नीशियम। ये भी अगर देखा जाए तो किसके जैसा होता है? चांदी के जैसा चमकीला होता है। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, चलिए ये आ गए हैं, इसको अपन आगे करते हैं। ये यहां से, निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो जो सीसा होता है वो अधिक सर्वाधिक स्थायी तत्व होता है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो सोडियम। सोडियम दरअसल अगर देखा जाए तो जल से हल्का होता है। सोडियम जल से हल्का होता है, ठीक है, इसीलिए तो उसके ऊपर तैरता है भाई, और तैरने के बाद एक तरीके से देखा जाए तो उसमें कभी कभार आग भी लग जाती है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑर्गन के साथ मरकरी, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर, ठीक है, याद रखिए ऑर्गन और मरकरी दोनों ही होती हैं। वैज्ञानिक थे एडवर्ड जेनर, उनने किस रोग से संबंधित थे या किस रोग का उन्होंने टीका वगैरह बनाया? तो चेचक का, याद रखिएगा, चेचक का। और चेचक किससे होते हैं दोस्तों? वायरस से होते हैं, है ना। किसका टीका बनाया था? चेचक का। चेचक किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? गुर्दा यानी जानते हैं कि नहीं? किडनी, भाई किडनी को ही गुर्दा कहा जाता है ना। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग लड़ाई वड़ाई करते वक्त ये गुर्दे का प्रयोग करते हैं कि अरे उसमें तो गुर्दा ही नहीं है। अरे गुर्दे का मतलब जिगर से थोड़ी ना होता है, जिगर एक अलग चीज़ है, वो मन की स्थिति होती है, और ये है क्या, ये गुर्दे का मतलब किडनी होता है। फिर भी जो प्रयोग में चलते हुए वाक्य हैं वो वही चलते जाते हैं। चलिए, बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग से बचाव के लिए बीसीजी का। अब आप कहेंगे क्षय रोग क्या है? दोस्तों टीबी को ही क्षय रोग कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, खांसते फिरते हैं बहुत सारे लोग, टीबी हो गई है, शरीर एकदम बिल्कुल पतला सा हो गया है, वही होता है क्षय रोग। और बीसीजी का टीका इसलिए लगाया जाता है। अब आज के समय में टीबी के जो बीमार आदमी वे हैं बहुत कम, एक आध दो में देखने को मिलते हैं, अब नहीं मिलते, है ना। प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि बचपन से ही उनके लिए टीका लग जाता है, और जो पुराने हैं वही मिलते हैं टीबी के मरीज। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? तो जल। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पैदा होने वाली ऑक्सीजन का जो स्रोत होता है वो जल होता है। क्यों? क्योंकि जल के माध्यम से घुल के ही ऑक्सीजन एक तरीके से पेड़ों में जाती है। पौधों का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ती। पत्तियों में, जो तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, पत्ती जो होती हैं वही श्वसन क्रिया करती हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? संवहनी ऊतक हैं, खाने को यहाँ से वहाँ पहुँचाया करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जाइलम फ्लोएम पौधे की उम्र का भी एक तरीके से वो करते हैं, निर्धारण करते हैं। फ्लोएम के वलयों को देख के समझ लिया जाता है कि हाँ भैया ये पेड़ कितना पुराना है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन। किसका? एसिटिलीन। अब आप देखिएगा, जो केले होते हैं वो हमेशा कच्चे आते हैं, और एक रात में उनको एक पानी में भिगा के रख दिया जाता है। जब पानी भिगा के रख देते हैं तो सुबह तक देखते हैं तो पीले पड़ जाते हैं, वो सब उसी जगह पर एसिटिलीन गैस का ही प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अधिकतम फलों को पकाया जाता है।
नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो रेटिना, याद रखिएगा, उपयोग में लाया जाता है रेटिना, दान में दिया जाता है तो कॉर्निया। ठीक, रेटिना उपयोग में लाया जाएगा और कॉर्निया दान में देना, मतलब एक दूसरे से बदल लेना, वो कॉर्निया होता है। तो दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। अब आप लोगों ने देखा होगा कि एक के पास 45 और एक के पास 47 भी होती है। तो 45 दिन में होती है उनमें एक सिंड्रोम आ जाता है, 47 दिन में होती है उनमें एक सिंड्रोम आ जाता है ना। तो उनको जो वो सिंड्रोम आ जाते हैं उनके बारे में आप लोग बताइएगा, उनको क्या बोलते हैं, है ना। उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है एकदम से। एक तो टर्नल सिंड्रोम होता है और एक और सिंड्रोम होता है, एक कम सा महिलाओं में, पुरुषों में ये एक तरीके से देखा जाए तो कमी हो जाती है गुणसूत्रों की। नॉर्मल देखा जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो उरु यानी जांग की, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? फीमर। फीमर, ये सबसे लंबी हड्डी होती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, इन सुइयों का प्रयोग किया जाता है जिससे उनके जो दूध है वह उतरने लगता है। हालांकि ये जो इंजेक्शन होते हैं इसी को अपन लोग बोलते हैं इंजेक्शन वाला दूध, है ना। तो ये उतना फायदेमंद नहीं होता जितना प्राकृतिक दूध फायदेमंद होता है। परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर ही होता है। शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर ही होता है। चलिए, मानव शरीर में पसलियों पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12। कितने होते हैं? 12। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक एसिड। अभी अपन ने देखा था लैक्टिक अम्ल भी लिखा था, एसिड को अम्ल भी बोलते हैं दोस्तों, है ना। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? स्तनधारियों में, यानी इनमें मनुष्य भी आ जाएंगे, इनमें वो व्यक्ति आएंगे जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो उनमें जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड कर्पल्स, उनका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा कहाँ होता है? हड्डियां देखी है ना आपने, हड्डियां, उन हड्डियों के बीच में जो भाग होता है वही अस्थि मज्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्थि मज्जा। आप लोगों में से बहुत सारे व्यक्ति होंगे यदि उन्होंने जंग मूवी देखी होगी। जंग, एक संजय दत्त की मूवी है जंग, उसमें जो एक तरीके से संजय दत्त का एंटी कौन होता है? जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ के जो बच्चा होता है उसको ब्लड कैंसर होता है। क्या होता है? ब्लड कैंसर। तो उसी बच्चे को जो ब्लड कैंसर होता है उसको अस्थि मज्जे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसका जो अस्थि मज्जा है उसको उसको बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो, उसका जो अस्थि मज्जा है उसी में कैंसर होता है, और जो एक तरीके से लाल रुधिर कणिकाएं वो बन नहीं पाती हैं, और वो मैच किससे कर जाती हैं? बल्ली भाई से। बल्ली भाई कौन है? संजय दत्त हैं। तो वो उनसे वो बोलता है, जो जैकी श्रॉफ है वो बोलता है कि मेरे बच्चे की जान बचा लो, और वो देता नहीं है। हालांकि लास्ट में फिर वो दे देता है, हालांकि अपना अस्थि मज्जा, क्योंकि उसके पास तो अस्थि मज्जा जो है वो तो पर्याप्त है, वो दे देगा, लेकिन बच्चे को तो चाहिए ना, इसीलिए मैच होने पर। तो अब आप लोग भूलेंगे नहीं कि अस्थि मज्जा में ही लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण पर। किस पर है? अपकेंद्रण पर। न्यून तापमानों यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा में, चुंबकीय प्रतोस्थापन में और दूर मिति में। ठीक है, इस जगह पर जो क्रायोजेनिक्स है उसका प्रयोग होता है। क्रायोजेनिक्स को एक तरीके से देखा जाए, चाहे भारत सरकार हो चाहे विदेशों की भी सरकार है, इसको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रोत्साहन दिया जा रहा है क्रायोजेनिक के लिए, क्योंकि क्रायोजेनिक अभी तक जो हमारे पास में ज्ञात ऊर्जा के स्रोत हैं उनसे डबल ऊर्जा देता है। ठीक है, क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक का मतलब है निम्न तापकीय, निम्न तापकीय। ठीक है, कभी इस पर पूरी एक क्लास करेंगे अपन, निम्न तापकीय। बाकी अभी आप इतना समझ लीजिए। मैं किसी एक टॉपिक पे इसलिए ज़्यादा नहीं बोलता दोस्तों, यदि बोलने लगा तो उसमें पूरा समय निकल जाएगा, और अभी क्या है कि रिवीजन का समय चल रहा है, इसीलिए टॉपिक पर जो विशेष विशेष है वो बोल के आगे बढ़ता जाता हूँ। द्रव बूंद को संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति ही क्या है? पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग। दोस्तों ये सदिश राशि और अदिश राशि, इनसे संबंधित भी प्रश्न आने की संभावना है, 80% तो आने की संभावना है कि कौन सी सदिश है और कौन सी अदिश है। ठीक है, चलिए, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो आकार बढ़ जाएगा। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं जिसका द्रव्यमान लगभग कितने के बराबर होता है? तो -310 के बराबर। ठीक है, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है हीलियम के एक परमाणु के, है ना,
चलिए ये दोस्तों देखिए यहीं तो गड़बड़ हो गया, ये जो है 310 ये दरअसल इसका आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा 310 माइनस 310 केल्विन, ठीक है, वही मैं कहूँ। और हीलियम के एक परमाणु का, तो ये जो इसका आंसर है ये वाला, ये इसका है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये इसका है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि अल्फा कण के दो धनावेश होते हैं जिसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो हीलियम के एक परमाणु के, और केल्विन मात्रक में मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वह -310 केल्विन होता है, ठीक। चलिए निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में, वही क्रायोजेनिक्स जिसकी अभी अपन चर्चा कर रहे थे, रॉकेट प्रौद्योगिकी में, क्योंकि यह नॉर्मल से ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ की जो 8 है ये ऊपर है 8, ठीक है, यानी 3 × 10⁸ पर सेकेंड। आप सोचिए इतने मीटर पर सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में यह इतनी दूरी तय कर लेता है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 3.5 मिनट लगते हैं ना, 3.5 मिनट, तो 3.5 मिनट लगते हैं और 1 सेकेंड में यह इतना पहुंचता है, तो समझिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी ज्यादा है, ठीक है। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? तो वेग, वेग जो है वह सदिश राशि है। एक परिशुद्ध घड़ी में 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटी की सुई को 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, 3 कब बजता है दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो, मान लो एक कांटा यहाँ है और एक यहाँ है, ये है ना, ये इसको बड़ा कर देते हैं, तब ये 3 बजते हैं और ये जो उसकी सुई है वो चलती ही जा रही है। अब कह रहा है घंटे की सुई को 135 डिग्री घुमा देंगे तो फिर क्या समय हो जाएगा? तो उसका आंसर क्या है? 7:30। इसका भी दोस्तों एक सूत्र है ना, अपन चर्चा करेंगे इसकी आगे। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। एक खगोलीय मात्रक की जो औसत दूरी है वह क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो किसने बता दिया था दोस्तों? आर्यभट्ट ने। यहाँ पर कहीं कहीं जो ऑप्शन है वो ब्रह्मगुप्त भी आता है, देखिए ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त, यदि ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट दोनों हैं तो आप लोग ब्रह्मगुप्त पर लगाइएगा, अधिकतम जो आंसर है वह ब्रह्मगुप्त ही मानते हैं। अब मान लीजिए ब्रह्मगुप्त नहीं है तब आप आर्यभट्ट को लगाना, ठीक है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है, याद रखिएगा, चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, ये फिर से आ गया, लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने किया। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रिस्टस हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस हैं। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। अभी एक और आया था वो सन से संबंधित था, याद रखिए। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। निम्न में से किसे वार्गिकी का पितामह कहा जाता है? कार्ल वार्न लिनियस, खाली ये नाम भी आ जाता है लीनियस, है ना, जरूरी नहीं है पूरा नाम आए। लीनियस, ठीक। सिस्टम नेचर इनकी किताब थी, कौन सी थी? सिस्टम नेचर, सिस्टम नेचर, ये किताब भी दोस्तों आ जाती है, ठीक। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो स्पीसीज, इसको हम जाति भी बोल देते हैं, स्पेसीज, इसको हम क्या बोल देते हैं? जाति भी बोल देते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की। वास्तविक केंद्रक किसमें उपस्थित होता है? जीवाणुओं में। वास्तविक केंद्रक का मतलब एक स्पष्ट केंद्रक किसमें होगा? तो जीवाणुओं में होता है। भोजन की विषाक्तता क्या उत्पन्न करती है या क्या करती है? तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा, ठीक है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न करती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? फली या बीन्स वाली? ऐसा नहीं है कि मटर के पौधों में ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा, जो भी फली वाली होंगी, बीन्स वाली होंगी, उन सभी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो जीवाणुओं के द्वारा देखा जाए तो कुष्ठ रोग जो है वह जीवाणुओं के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। अब समझिए इस चीज को। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा ये जो भाषा है, ये भाषा थोड़ी हिंदी वाली है तो शायद समझ में नहीं आया हो। अब समझिए होता क्या है कि हमने देखा है कि दूध जैसे ही आएगा तो दूध को या तो फ्रिज में रख दो तो वह खराब नहीं होता, या उसको ज़्यादा गर्म कर दो तो वह खराब नहीं होता। जीवाणु दरअसल दूध के खराब होने की या खाने को खराब होने की जो उनकी स्थिति होती है, वो स्थिति क्यों होती है? दरअसल उसमें जीवाणु जो होते हैं वह पनपने लगते हैं, यानी कि बनने लगते हैं। जीवाणु होते तो हैं, वह धीरे धीरे बनने लगते हैं, उनकी संख्याएं ज़्यादा होने लगती हैं। तो हम उसको बोल देते हैं कि दूध एक तरीके से खराब हो गया, या हम बोल देते हैं खाना हमारा जो है सड़ गया, या अचार जो है वह सड़ गया। होता क्या है दरअसल, जो जीवाणु है ना, उनके लिए अनुकूल स्थितियां यदि मिली, अनुकूल स्थिति का मतलब है कि जिस स्थिति में आप हैं वह स्थिति यदि उनके लिए मिल गई तो खाना बेकार हो जाएगा। लेकिन वह स्थिति यदि नहीं मिली तो खाना बेकार नहीं होगा, क्योंकि जीवाणु पनप नहीं पाएंगे। अब वह कैसे जाएगी? तो दूध है, जैसे मान लीजिए दूध को हमने कर दिया अच्छा गर्म, तो जब हम गर्म कर देते हैं तो जीवाणु नहीं पनप पाएगा, या फिर हम उसको डायरेक्ट फ्रिज में रख देंगे तो वह एकदम ठंडा रहेगा तो भी जीवाणु नहीं पनप पाएंगे। इसी प्रकार जो अचार होता है, अब आप कहेंगे सर अचार तो बाहर रहता है, इसमें क्या कंडीशन होती है? तो दोस्तों अचार में ये कंडीशन होती है कि अचार में नमक ज़्यादा मिला दिया जाता है। तो नमक क्या करता है? जो जीवाणुओं का लार्वा होता है उसको खत्म कर देता है वो। इस चक्कर में जो अचार होता है उसमें भी कीड़े मतलब एक तरीके से जो फफूंद वगैरह होती है वह उसमें नहीं लग पाती, यानी कि वह बेकार नहीं होता। तो कुल मिला के पूरी जो मैंने अभी कहानी सुनाई वो इन्हीं 2 लाइनों के लिए थी कि प्रश्न ये था, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। चाहे शीतीकरण की बात कर लें, चाहे उसको हमको अधिक गर्म करना है वो कर लें, तो वो हम करते ही इसीलिए जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। समझ गए दोस्तों? चलिए, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है वह है लैक्टोबैसिलस, ये भी जीवाणुओं के कारण ही होता है। अगर आप लोग सूक्ष्मदर्शी से कभी दही को देख लेंगे तो जीवन में दही नहीं खाएंगे, इसलिए कभी मत देखना, उसमें इतने बड़े बड़े बैक्टीरिया होते हैं आप सोचेंगे यार मैं इनको खा रहा हूँ। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स। कॉर्टिकोल्स क्या बोलते हैं? कॉर्टिकोल्स या कार्टिकोल्स। निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीज का कारण है? तो कवक के द्वारा होता है, या फंग 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 वो बोलते हैं ना, कवक को फंगी भी बोलते हैं, उन्हीं के कारण इसके बीज होता है। लाइकेन किन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो कवक और शैवाल से ये लाइकेन बने होते हैं। किन किन से? कवक और शैवाल से। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के, याद रखिएगा। हैं, जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में। जल के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटा में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आता है। सबसे ज्यादा क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटा में। ठीक। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? जूसिया में। श्वसन मूल किसमें पाई जाती है? जूसिया में। साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? साइकस से। किससे प्राप्त किया जाता है? साइकस से, है ना। और ये मंड से भी प्राप्त किया जाता है, यानी मंड, मंड क्या होता है? एक तरीके से तना होता है। ये इस प्रकार से पौधा है, तो इस प्रकार से ये तना, इसके बीच का जो भाग होता है वही होता है मंड, यहीं से साबूदाने को बनाया जाता है। साइकस उस पौधे का नाम है। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? आलू जड़ नहीं होता, तना होता है। स्तंभ मूल होती हैं अपस्थानिक जड़ें। कौन? अपस्थानिक जड़ें, स्तंभ मूल। ठीक है। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? मूलांकुर से। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? मूलांकुर से। ये हो गया ऊपर वाला अंकुर, और ये जो नीचे वाला हो गया इसको बोल दिया मूलांकुर। समझ गए? तो जड़ यहीं से तो निकलती है पौधों की, और ये ऊपर एक तरीके से तना निकलेगा, तना के बाद सीधा पौधा बन जाएगा। चलिए, छोटे छोटे प्रश्न है दोस्तों, आते हैं, गलत कराएंगे आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो। गाजर एक प्रकार से क्या है? गाजर क्या है दोस्तों? तो जड़ है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य कौन सा भाग होता है? तो प्रकंद, ये याद रखिएगा, प्रकंद। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का। ठीक। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है एक तरीके से औसत वोल्टेज को। किसको करता है? औसत वोल्टेज को। परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर किसका मात्रक है दोस्तों? विद्युत धारा का। ठीक। किसका है? विद्युत धारा का। ठीक। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लाबस्टर संबंध होता है? क्रस्टेशियंस में। किसमें? क्रस्टेशियंस में। कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? चना एवं अन्य दलहन में। किन में होती है? चना और अन्य दलहनों में।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या हम कह सकते हैं फली वाले पौधों में, फली वाले पौधों में। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करना। क्या होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करना। जब भी बिजली शॉर्ट होती है तो विद्युत फ्यूज के द्वारा ही बिजली बंद हो जाती है। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती, इनको नहीं सुन सकते, याद रखिए। कौन सुन सकता है? चमगादड़ कुत्ते, ठीक है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? भेड़िए भी आते हैं दोस्तों उसी में। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? 24 घंटे। भू स्थिर यानी कि 24 घंटे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चंद्रमा का भी होता है। और ये हमेशा एक ही स्थिति पर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी उसी गति से चल रहे होते हैं जिस गति से पृथ्वी चल रही है, मतलब जिस गति से पृथ्वी घूम रही है, इसीलिए ये हमको एक ही जगह दिखते हैं और इसीलिए इनका नाम भी भू स्थिर उपग्रह होता है। परासव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज, ठीक। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होता है। 1 किलो चीनी का जो भार होगा वह समुद्र तल पर ही सर्वाधिक होगा। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस हैं। कौन है दोस्तों? हिप्पोक्रेटस। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा, क्यों? क्योंकि वहां पर वायुमंडल पलायन करता है, अपन ने यही तो देखा। अब जब पलायन करेगा तो चंद्रमा पर हमने देखी कि कोई भी चीज दूर भागने की कोशिश करती है, तो जब उसमें वायु है वो दूर भागने की कोशिश करेगी। अब जब वो कोशिश करेगी तो अब इतनी दम है नहीं है किसमें? उसी में, बलून में, तो बलून फट जाएगा। क्लियर? पलायन वेग के कारण ही होगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। ये याद रखिएगा, एक समान वेग से, एक समान वेग से। प्रश्न कुछ भी हो इसका, लेकिन इसका उत्तर यहीं से निकलता है शुरुआत से, एक समान वेग। अब यहीं पर मान लो आ जाए कि एकदम से, एकदम से ऊपर जा रही हो, एक समान वेग से नहीं, एकदम से ऊपर जा रही हो, तब जो व्यक्ति का भार है वह बड़ा हुआ दिखने लगेगा, याद रखिए। और एकदम से नीचे आ रही हो तो हल्का दिखने लगेगा, समझिए। एकदम से ऊपर गया तो भारी हो गया, एकदम से नीचे गया तो हल्का हो गया। एक समान वेग से ऊपर जा रहा है तो अपरिवर्तित रहेगा। क्लियर? शब्द को समझिए। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। लालटेन में, चलिए, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर की ओर चढ़ता रहता है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। पृष्ठ तनाव लेकिन किसके कारण दोस्तों? याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव अगर देखा जाए तो वो जो तेल है उसके कारण, तेल के पृष्ठ तनाव के कारण और केशिकत्व के कारण, केशिकत्व के कारण, ठीक है, केशिकत्व के कारण। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो तूफान को। बैरोमीटर में जब पारे का तल एकाएक गिर जाता है तो क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों? तूफान को। इस पर अपन ने चर्चा कर रखी है पिछली वाली क्लास में। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? बढ़ता है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे में वायु का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर पंखा चलने से तो बढ़िया हवा भी आती है, ठंडी ठंडी आती तो है दोस्तों, लेकिन ताप बढ़ जाएगा। पर हवा आपको आती रहती है इसलिए गर्मी महसूस नहीं होती है। लेकिन चूंकि पंखा जब चल रहा है तो वायु आपस में घर्षण कर रही है, इसीलिए वायु का जो ताप है वह बढ़ जाता है, क्योंकि घर्षण से ताप क्या होता है? बढ़ता है। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री से ठंडा होने में कितना समय लेगा? 10 मिनट से अधिक, 10 मिनट से अधिक। अब कैसे? अब इसको समझिए। ये भी दोस्तों एक नियम पर है कि जब भी कोई वस्तु ठंडी की जाती है तो ठंडी जब वो की जाती है तो ठंडे होने की जो उसकी दर है और गति है ना, वह धीरे धीरे कम भी होती चली जाती है। यानी कि जैसे हमने मान लीजिए 90 से 80 डिग्री तक ठंडा किया, 90 से 80 डिग्री तक हमने किसी चीज़ को ठंडा किया तो 10 मिनट लगे। अब जब वह 80 से 70 की ओर ठंडा में लेगा तो उसकी जो टाइमिंग 10 मिनट की है ना वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो 10 मिनट से ज़्यादा का समय होगा या 10 मिनट से ज़्यादा का समय लेगा। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। याद रखिएगा, दो वेक्टर जिनका मान अलग है तो उनका जो परिणाम है वह शून्य नहीं हो सकता। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल वही रहेगा। समझे? नहीं समझे? मान लीजिए पत्थर से भरी कोई नाव है, अब वो नदी में तैर रही है और सारे पत्थर नदी में हमने गिरा दिए तो जो उसका तल है वो क्या होगा? जो पानी का तल है, ये पानी है दोस्तों, पानी का तल बढ़ जाए घट जाए कुछ नहीं होगा, वह वही का वही रहेगा। क्लियर?
ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती निर्वात में। यानी कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो निर्वात में नहीं चलती। निर्वात का मतलब क्या होता है दोस्तों? निर्वात को एक तरीके से स्पेस भी कहते हैं, खाली, जहाँ कुछ नहीं है, वायु भी नहीं है, वही निर्वात है। निर्वात को ऐसे समझिए कि जो ध्वनि की तरंगें वहाँ नहीं चलती। जब अंतरिक्ष में व्यक्ति होता है तो एक व्यक्ति दूसरे से बात नहीं कर पाता, समझ गए? क्योंकि निर्वात है, वायुमंडल नहीं है, और ध्वनि को जाने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम तो चाहिए भाई। अब चूंकि माध्यम उसको मिलता नहीं है तो ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जाती नहीं है। क्लियर? ये निर्वात आपने पता है कहाँ देखा है? आपने थर्मस देखा है? थर्मस, थर्मस में कोई भी चीज़ गर्म पता है क्यों रहती है? वो इसीलिए रहती है। या ठंडी, ठंडी ही रहती है ना। थर्मस इस काम में आता है कि कोई भी चीज़ को गर्म डाल देंगे तो गर्म रहेगा, और ठंडा डाल देंगे तो ठंडा रहेगा। वो दरअसल जो बोतल होती है इस तरीके से, उसमें एक लेयर होती है, ये ऐसी लेयर होती है। ये लेयर जो है वो दरअसल निर्वात है। निर्वात है इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर ना वायु है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है उस लेयर के अंदर। इसमें एक नली टाइप की बना दी उन्होंने चारों तरफ, इसमें कुछ भी नहीं, निर्वात है। इसलिए यहाँ की जो वायु है या ऊष्मा है वो बाहर नहीं जा पाती, और बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं आ पाती। इसीलिए अंदर जो भी डाल देंगे, गर्म चाहे ठंडा, वो बना रहेगा। तो यही निर्वात की स्थिति होती है। क्लियर? तो यहाँ पे प्रश्न अलग है। वो प्रश्न ये था कि ध्वनि जो है वह ध्वनि वह कहाँ नहीं चलेगी? तो निर्वात में नहीं चलेगी, क्योंकि उसको कोई एक माध्यम चाहिए। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है उसको या तो बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब भी बढ़ जाता है। बांध के नीचे की दीवारें जो है मोटी बनाई जाएंगी क्योंकि गहराई जैसी बढ़ रही है तो द्रव का दाब भी बढ़ रहा है, हो सकता है पुल गिर जाए, इसलिए वो मोटा उसको बनाते हैं। द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? श्यानता। क्या कहलाएगा? श्यानता। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो दरअसल अगर देखा जाए तो रेत एक यौगिक है ना। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो दोस्तों रेत यौगिक नहीं होता, याद रखिए, है ना। रेत को हम मिश्रण की श्रेणी में ही रखते हैं। ठीक, उसमें दूसरा ऑप्शन रहा होगा कोई, यौगिक में लिख देता हूँ, जैसे कि H2O यौगिक है ना। इसके अलावा HCl, ये सब है। HNO3, HNO3, CaSO4, है ना, कॉपर सल्फेट, ये सब यौगिक होते हैं। विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण जो है वह यौगिक होता है। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम में क्या कार्य करता है? परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन। और एक और होता है दोस्तों हाइड्रोजन बम, वो और खतरनाक होता है, हाइड्रोजन बम। इसमें क्या होता है? इसमें संलयन होता है, यानी नाभिक आपस में मिलते हैं, नाभिकीय संलयन। यही क्रिया कहाँ होती है? सूर्य में, संलयन। यदि आ जाए कि सूर्य किस कारण ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम के एक तरीके से संयोग से, यानी नाभिकीय संलयन उसमें होता है। ठीक है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदल देता है। प्रकाश विद्युत सेल क्या करेगा? प्रकाश को विद्युत में बदल देता है। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? समानांतर क्रम में। याद रखिएगा, आता है ये। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो समानांतर क्रम में यह लगे होते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रॉन्टजन ने। इनका नाम ऐसा भी आता है, ये रॉन्जन भी है, कहीं कहीं इनका नाम ऐसे आता है, रॉन्टजन ने। ठीक है, रॉन्टजन ने, कंफ्यूज मत होना। पिच ब्लेडी किसका अयस्क है? रेडियम का। पिच ब्लेडी या पिच ब्लेड किसका है? तो रेडियम का। किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरणें कौन कौन सी हैं? जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनसे कौन कौन सी किरणें निकलती हैं दोस्तों? अल्फा किरणें निकलेंगी, बीटा किरणें निकलेंगी, और गामा किरणें निकलेंगी। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने दोस्तों किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? कॉर्न वॉन लिनियस। कौन थे? कॉर्न वॉन लिनियस। अमोनियम क्लोराइड का घोल क्या है? तो एसिटिक, है ना। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? तो नाइट्रोजन। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड होता है? नाइट्रोजन। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा करता है दोस्तों? एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रोलोग भाषा विकसित हुई 1972 में। प्रोलोग भाषा कब विकसित हुई थी दोस्तों? तो 1972 में। ये कंप्यूटर से संबंधित है क्योंकि सामान्य विज्ञान में वो ऐसे प्रश्न पूछ लेगा। बैकबोन संबंधित है, ये भी इंटरनेट से है। वेब अस्तित्व में कब आया? तो अमेरिका में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? ऑर्गन वातावरण में नहीं पाई जाती। ऑर्गन जो है वह वातावरण में नहीं पाई जाती। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वह 250 प्रश्न की क्लास समाप्त होती है।
अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में। जाने से पहले आप लोगों से जरूर कहूँगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। फ़ायदे उसके दो हैं। पहला तो ये है कि आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही क्लास होगी। खास तौर पर अपन पटवारी के लिए ही इस जो है क्लासें इसमें ले रहे हैं। लेकिन यदि बंद रक्षक की और एसआई की और जेल प्रहरी वाले जो भी विद्यार्थी हैं वो भी यदि पेपर देंगे और इनको देखेंगे तो उनका भी इसमें घाटा नहीं है, क्योंकि आगे चलकर ये परीक्षाएं भी होने वाली हैं। दूसरा फ़ायदा आप लोगों का ये हो जाएगा कि 15 तारीख से अपन एनालिसिस करवाएंगे पेपरों का, और 15 तारीख से जैसे ही एनालिसिस होगा तो यदि 15 तारीख को आपका पेपर है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में है तो आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी कि आगे की रणनीति आप कैसे बनाएं। टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।